नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। जैसा कि अपन कक्षा 9, 10 और इसके साथ साथ एक और श्रृंखला मैंने शुरू की है कंपटीशन की तैयारियों में, और इसी के संदर्भ में अपन ने एक श्रृंखला में लैब असिस्टेंट भर्ती के लिए जो सिलेबस है उसके अनुसार अपन ने चैप्टर में पढ़ाना शुरू किया है, वीडियो बनाने शुरू किए हैं साथियों। तो इसी क्रम में सबसे पहले मैंने शैवाल का वीडियो बनाया था जो आपने अच्छी तरह से देखा, समझा, और उसी पहले टॉपिक में अभी दूसरा पार्ट आ रहा है जिसको कवक कहा जाता है, जिसको फंजाई कहा जाता है साथियों। तो यहाँ पर जैसा कि शैवाल के बारे में आपने देखा था, शैवाल का शरीर पर्णहरित युक्त होता है, तो यहाँ पर इसका विपरीत इसमें होता है। कवक का शरीर पर्णहरित से रहित होता है, इसके अंदर पर्णहरित का अभाव होता है, शरीर धागेनुमा होता है। अपन थोड़ा सा कंपेरेटिवली बात करें तो शैवाल का शरीर जो होता है वो जड़ तना पत्तियों में विभाजित नहीं होता है। इसका भी जो शरीर होता है वो जड़ तना पत्तियों में विभाजित नहीं होता है, लेकिन इसका शरीर तंतु रूपी होता है जिसको कवक जाल कहते हैं। मिलकर के आपस में कवक जाल का निर्माण करते हैं। पर्णहरित नहीं होता है, याद रखना है आपको, कवकों में पर्णहरित नहीं होता है। शरीर धागेनुमा कवक तंतु कहलाते हैं। शरीर इसका धागेनुमा होता है और इसमें ये जो धागेनुमा शरीर उसको कवक तंतु कहते हैं। अपन एनसीईआरटी की बुकों के अनुसार ही चल रहे हैं जिसमें आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाता है, और आपस में मिलकर इसको कवक जाल कहते हैं। आपस में मिलकर कवक जाल का निर्माण करते हैं। दूसरी बात है, यह गर्म, नम, छायादार या कम प्रकाश वाले स्थानों पर पाए जाते हैं। गर्म है, गर्म स्थानों पर भी फंजाई रहते हैं। कवक मतलब कवक जो होते हैं वो नमी वाले स्थानों, छायादार स्थानों पर भी पाए जाते हैं। पोषण जो होता है उनका परजीवी प्रकार का होता है या मृतजीवी प्रकार का होता है। जो सड़े गले या मरे हुए पदार्थ होते हैं उनके ऊपर ही आश्रित रहते हैं। कोशिका भित्ति सेलुलोज और काइटिन की बनी होती है। ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाली बात है। कोशिका भित्ति जो होती है वो सेलुलोज की बनी होती है साथियों, और काइटिन की इसके साथ मिक्स पाया जाता है। संचित भोजन वसा, तेल की बूंदों और कभी कभी ग्लाइकोजन के रूप में भी पाया जाता है। जो संचित भोजन होता है वो तेल की बूंदों, वसा और ग्लाइकोजन के रूप में भी पाया जाता है। अलैंगिक जनन बीजाणुओं द्वारा होता है, जैसा उसमें भी अपन ने देखा था शैवालों में। अलैंगिक जनन बीजाणु द्वारा, लैंगिक जनन समयुग्मज और विषमयुग्मज अवस्था में पाया जाता है। तो ये कुछ इसके की फैक्टर्स हैं जो आपको याद रखने हैं। बहुत ही सरल तरीके से याद रखना है, इसमें ज्यादा कोई माथाफोड़ी करने वाली बात नहीं है। आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा और बहुत इजी है। तो ये मुख्य मुख्य बिंदु आपको ध्यान में रखने हैं। कौन कौन से हैं एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ। पर्णहरित का अभाव होता है कवकों में। शैवाल मैंने पढ़ा दिए, शैवालों के बारे में आप जानते हो। शरीर धागेनुमा कवक तंतु कहते हैं उनको, तंतुनुमा शरीर होता है, धागेनुमा होता है, और आपस में ये धागे मिल करके कवक जाल का निर्माण करते हैं, कवक जाल बनाते हैं। यह गर्म, नमी वाले स्थानों, छायादार स्थानों, कम प्रकाश वाले स्थानों में ज्यादा पाए जाते हैं। इनका पोषण परजीवी प्रकार का होता है, मृतजीवी प्रकार का। कोशिका भित्ति जो होती है वो सेलुलोज की और काइटिन की बनी होती है। संचित भोजन वसा, तेल की बूंदों के रूप में, और कभी कभी संग्रहित भोजन जो होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में भी पाया जाता है। अलैंगिक जनन बीजाणु द्वारा, लैंगिक जनन समयुग्मजी, समयुग्मकी और विषमयुग्मजी प्रकार का होता है। ये तो उसके मुख्य रूप, मुख्य कैरेक्टर हो गए। आपके सिलेबस में अगर आप लैब असिस्टेंट की बात करें तो इसमें आपके मुख्य लक्षण ही है। लेकिन कभी कभी एग्जाम में क्या होता है साथियों, जो मुख्य लक्षण है, जो इसके दूसरे प्रकार हैं या दूसरे जो भाग हैं वो भी मुख्य लक्षणों में आते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको इसमें और डिटेल में बता दूं। अब ये तो हो गया। उसके बाद इसका जो क्लासिफिकेशन जो होता है, वर्गीकरण जो होता है, वो माइकोटा वर्ग के अंतर्गत इनको रखा गया है। इसको दो प्रकार हैं इसके साथियों, जैसे कि थोड़ा सा डिटेल में अपन देखें। जैसे कवक जो हैं उनको माइकोटा प्रभाग में रखा गया है। माइकोटा, इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। देखिए साथियों, मिक्सोमाइकोटिना, मिक्सोमाइकोटिना, और दूसरा भाग है यूमाइकोटिना। मिक्सोमाइकोटिना और यूमाइकोटिना दो प्रभाग हैं, इसके उपविभाग हैं। उसके बाद इसको मिक्सोमाइसिटीज वर्ग में बांटा गया है। मिक्सोमाइसिटीज, मिक्सोमाइकोटिना है उसको एक ही वर्ग में विभाजित किया गया है जिसका नाम है
मिक्सोमाइकोसिटीज, और दूसरा होता है यूमाइकोटिना। यूमाइकोटिना जो होता है उसको 4 वर्गों में बांटा गया साथियों। देखिए, ये आपको इंपोर्टेंटली थोड़ा ध्यान रखना है। यूमाइकोटिना फाइको एस्को, फाइको माइसिटीज, एस्को माइसिटीज, बेसिडियो माइसिटीज और ड्यूटेरो माइसिटीज। ये 4 वर्गों में यूमाइकोटिना को बांटा रखा गया है। मिक्सोमाइकोटिना में एक ही वर्ग है। अब यहाँ पर ये तो आपको केवल इसका क्लासिफिकेशन याद रखना है कि मिक्सो, फाइको, एस्को, बेसिडियो और ड्यूटेरो। उसके बाद आप थोड़े से उसके मुख्य मुख्य जो कैरेक्टर है वो मैं आपको बता देता हूँ। एनसीईआरटी की बुक्स के अनुसार ही अपन चल रहे हैं। आपके जो सिलेबस में है 11th-12th के आधार पर जो दिया गया है या फिर 9th-10th की किताबों से जो दिया गया है उसमें ही अपन इसको देख रहे हैं। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, मिक्सोमाइसिटीज को अवपंक कवक कहते हैं। मिक्सोमाइसिटीज को अवपंक, ये देखो ये क्वेश्चन बन सकता है, अवपंक कवक कहा जाता है। ठीक है। दूसरी बात, फाइकोमाइसिटीज को शैवालीय कवक कहा जाता है। फाइकोमाइसिटीज को शैवालीय कवक कहा जाता है। शैवालीय कवक कहा जाता है। उसके बाद तीसरा बेसिडियोमाइसिटीज है, उसको मुग्दराकार कवक कहा जाता है। बेसिडियोमाइसिटीज को मुग्दराकार कवक कहा जाता है। और लास्ट जो है ड्यूटेरोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज भी है। एस्कोमाइसिटीज, इसको एक आप राइट डाउन करते रहिए साथियों। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैंने आपको इसमें छांट के मैं बता रहा हूं, जो आपको ऐसे किताबों में नहीं मिलने वाली है। तो आप इसको एक कॉपी रख के राइट डाउन कीजिए ताकि आपको बार बार इसको रिमेमोराइज कर सको। एस्कोमाइसिटीज को थैलीनुमा कवक कहते हैं। इसको थैलीनुमा कवक कहा जाता है। और ड्यूटेरोमाइसिटीज जो होता है उसको अपूर्ण कवक कहा जाता है। तो ये जो नाम है एग्जाम में इस तरह से पूछता है कि निम्न में से कौन सा कवक अवपंक कवक कहलाता है, तो उस समय आपको ध्यान रखना है कि मिक्सोमाइसिटीज जो है उसको अवपंक कवक कहा जाता है। उसके बाद पूछा जाता है बेसिडियोमाइसिटीज को क्या कहा जाता है, तो उसको मुग्दराकार कवक कहा जाता है। तो ये कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है जो इंपॉर्टेंट है कवकों के बारे में। कवकों के बारे में आपको बहुत ही कम पढ़ना है, बहुत ही कम याद रखना है, सटीक याद रखना है साथियों। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप निकल जाओगे। ये जो चीजें हैं क्वेश्चन इसी में से बनेंगे, नो डाउट, कहीं से बाहर से देने वाला नहीं है। हर एग्जाम में क्वेश्चन सिलेबस के अंदर से ही आते हैं, लेकिन अपन को इसकी जो गूढ़ बातें हैं वो याद नहीं रहती है, इसलिए अपन एक जैसे हैं, अब क्या भर के आए। उसके बाद अब देखो, कवकों का मानव जाति के साथ बहुत घनिष्ठ संबंध है, घनिष्ठता है। अब कैसे घनिष्ठता है उसको अपन देख रहे हैं। कैसे घनिष्ठता है देखिए। पहला, खाद्य पदार्थों के रूप में मोर्चेला मशरूम, मोर्चेला नाम सुना होगा आपने। मशरूम यह कवक खाने में काम आती है। सब्जियों में एगेरस कैम्पेस्टिस, इसका सब्जियों के रूप में उपयोग होता है। ईस्ट में बहुत ज्यादा प्रोटीन और वसा होती है, इसलिए इसका उपयोग खाने में किया जाता है। तो देखिए कवक का उपयोग कितना ज्यादा मनुष्यों में उपयोग में आने वाला पदार्थ है ये।
आने वाला जो जीव है मोरचेरा मशरूम के रूप में उसको खाया जाता है। आप जानते हो एगेरस कैम्पेस्ट्रिस है, उसको भोजन के रूप में लिया जाता है, ईस्ट प्रोटीन और वसा के रूप में लिया जाता है। उसके बाद पेनिसिलियम, पेनिसिलियम से पनीर का निर्माण होता है। पेनिसिलियम से क्या होता है? पनीर का निर्माण होता है। पेनिसिलियम से पनीर बनता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए। उसके बाद डबल रोटी जो होती है उसमें भी ईस्ट सैकेरोमाइसिस सेरेविसी। अब देखो ईस्ट का क्या नाम है? ईस्ट का पूरा नाम सैकेरोमाइसिस सेरेविसी है। सेरेविसी, सैकेरोमाइसिस सेरेविसी। और यह डबल रोटी जो बनती है वो यही है, ठीक है। कवक औषधियों के रूप में भी काम आता है। पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम नोटेटम से पेनिसिलिन बनाई जाती है। फ्लेमिंग ने तैयार की थी पेनिसिलिन, नाम सुना है आपने? ये पेनिसिलिन जो बुखार में काम आने वाली जो दवाई होती है उसको इसमें बनाई जाती है। उसके बाद ईस्ट से जाइमेज एंजाइम प्राप्त होता है। देखो ईस्ट कवक से जाइमेज एंजाइम काम आता है, निकलता है जाइमेज एंजाइम। जो जाइमेज एंजाइम प्राप्त होता है जिसे किण्वन की क्रियाविधि होती है। किण्वन जो फर्मेंटेशन होता है वो इससे होता है। तो ये बहुत सारे उपयोग है साथियों, और भी मैं आपको बता दूं। देखिए अपशिष्ट पदार्थों को नष्ट करने में मेरुलियस, कीटोमियम, मेरुलियस, ये अपशिष्ट पदार्थों को नष्ट करने में काम में आते हैं। यानी कि अपशिष्ट पदार्थ है उसको डिस्ट्रॉय करना है तो ये कवक इनको डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो ये कवकों के बहुत सारे उपयोग आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद ये तो हो गए लाभदायक प्रभाव। अब इसके कुछ हानिकारक प्रभाव भी हैं साथियों। अब हानिकारक प्रभावों में आपको कुछ बता देता हूं मैं, जैसे कि देखिए, जैसे पादपों में एल्बुगो रोग होता है। एल्बुगो कवक के कारण होता है। गेहूं में, उसके बाद सफेद रस्ट ऑस्टिलोगो द्वारा गेहूं में, अस्टिलोगो नामक कवक होता है उसके गेहूं में ये होता है। एस्टिलोगो गेहूं में रोग फैलाता है, गेहूं जो खाने में काम आता है। उसके बाद मनुष्यों में चर्म रोग में माइकोसिस, एस्परजिलोसिस, माइकोसिस, एस्परजिलोसिस, ये जो रोग होते हैं वो कवकों द्वारा होते हैं। उसके बाद एस्कोमाइसिस, हमारे दैनिक वस्तु जैसे कपड़े, सामान, कागज आदि को नष्ट कर देते हैं। जैसे कहीं भंडार किया हुआ सामान हो, कपड़े हैं, उनमें कवक लग जाता है तो ये उसको खत्म कर देते, खराब हो जाते हैं। खाद्य पदार्थों में बहुत सी कवक जैसे म्यूकर, ईस्ट, एस्परजिलस, ये अपन ने पढ़ाई है अभी। म्यूकर, ईस्ट, एस्परजिलस, ये खाने में काम आते हैं। तो साथियों कवकों के बारे में इतनी जानकारी आपके लिए बहुत है छोटे एग्जाम के लिए। बड़े एग्जाम में आप जब बैठोगे तो कवकों में और डीप में पढ़ सकते हैं आप। लेकिन कवकों के बारे में जो सामान्य लक्षण है उसको माइकोटिना और यू माइकोटिना दो भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना आवश्यक होता है साथियों कि कवकों के बारे में अपन को कितना नॉलेज है, शैवालों के बारे में अपन को कितना नॉलेज है, प्राथमिक स्तर पे लक्षण क्या है, इनके कैरेक्टर क्या है। तो ये मुख्य मैंने लक्षण आपको बता दिया साथियों। उसके बाद मैं एक और टॉपिक लेके आऊंगा आपके इसी में एग्जाम श्रृंखला में, तो आप इसको अच्छी तरह से देखते रहिए। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और वीडियो को आगे शेयर कीजिए। धन्यवाद साथियों। वंदे मातरम, वंदे भारत।